मेरा नाम मयंक है। मैंने लड़का होते हुए भी खुद पर बहुत कंट्रोल किया था। कहते हैं कि लड़के बहुत जुनूनी होते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे सौतेले पिता के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी, जैसे किसी शिकार को बेबस देखकर दरिंदा खुश होता है। बिल्कुल उसी तरह। घर से निकल जाओ, कोई काम धंधा करोगे, पैसे लेकर आओगे, तभी तुम्हें इस घर में रखा जाएगा, तभी तुम्हें खाना मिलेगा। और यह खाना भी तुम्हारे लिए नहीं है। जमीन पर बैठा हुआ मैं खाना खा रहा था। अगले ही लम्हे उन्होंने मेरे हाथ से खाने की थाली छीन ली और ज़मीन पर फेंक दी। थाली में रखा हुआ खाना, सब्जी, पूरी, दाल और चावल ज़मीन पर बिखर गए थे। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। आज मेरी माँ ने मुझे मेरे सौतेले पिता की गैर मौजूदगी में खाना दे दिया था। मैं खाना खाने बैठ ही रहा था जब मुझे याद आया कि मुझे अपने सौतेले पिता के सर दर्द की दवाई लेने के लिए जाना है। मैंने पहले उनका काम किया और जब मैं दोबारा खाना खाने के लिए घर वापस आया और खाना हाथ में लेकर खाने ही जा रहा था, तभी मेरे सौतेले पिता घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने मुझे खाना खाते हुए देख लिया था। मेरी उम्र अभी सिर्फ 13 साल की थी जब मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मैंने खुद पर कंट्रोल किया। मैं अपने आंसुओं को बहने नहीं दे सकता था। कहते हैं कि पिता का दिल अगर अपनी औलाद के लिए सख्त होता है तो माँ का दिल हमेशा अपनी औलाद के लिए नरम रहता है। माँ कभी भी अपनी औलाद को भूखा सोने नहीं देती, मगर मेरी माँ ने तो दूसरी शादी कर ली थी। मेरे लिए दूसरा पिता चुन लिया था। यह पिता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मेरे सौतेले पिता के पास पहले ही एक जवान बेटा और बेटी थे। मेरी माँ इनसे शादी करके घर में आ गई थी। मेरे सगे पिता, मेरे बाबूजी, जिनको मैं प्यार से बाबूजी कहकर बुलाया करता था, वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। काफ़ी समय से मेरे बाबूजी के सीने में दर्द उठता था। हमें लगा कि मामूली सा दर्द है, एक न एक दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। बल्कि मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाबूजी के मरने पर सबसे ज़्यादा सदमा मुझे हुआ था, क्योंकि वह मुझे अपना बेटा नहीं बल्कि अपने घर का दीपक कहा करते थे। उनका कहना था कि मुझे उम्मीद है मेरे घर का दीपक हमेशा चमकता रहेगा। मयंक, तुम मेरे दीपक हो और तुम्हें हमेशा जगमगाते रहना है बेटा। मैं अपने बाबूजी से कहा करता था, मुझे आपकी बात का यह मतलब कभी समझ नहीं आता। शायद बाबूजी को पता चल गया था कि आने वाले समय में वह हमारे साथ नहीं रहेंगे, इसीलिए हमेशा वह मुझे सतर्क करते रहते थे। जब वह इस दुनिया से चले गए तो मेरी दुनिया में जैसे अंधेरा ही हो गया था। मैं ज़्यादा छोटा भी नहीं था। मेरी माँ चाहती तो मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं करती, लेकिन उन्होंने मेरे बाबूजी का घर बेच दिया और मेरे सौतेले बाप यानी कि किशन जैसे कारोबारी आदमी से शादी कर ली। मेरे सौतेले पिता का कारोबार लकड़ी का था। वह लकड़ी का फर्नीचर बनाया करते थे। उनकी अपनी दुकान थी जहाँ वह खुद ही काम करते थे और उनका बेटा भी उसी दुकान पर काम किया करता था। जब मैं इस घर में आया तभी से मैं उनको पसंद नहीं था। उनकी पत्नी मर चुकी थी। मेरी माँ सुंदर थी, उनको मेरी माँ पसंद आ गई थी, इसीलिए उन्होंने अपने मेरी उम्र के बच्चे होते हुए भी मेरी माँ से दूसरी शादी कर ली। मेरी माँ तो इस आदमी के घर में आने के बाद खुश थी, लेकिन मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली गई। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस तो तब होता था जब मेरी माँ मुझे मेरे सौतेले पिता से जलील होते हुए खामोशी से देखती रहती थी। उनको अपने बेटे पर जरा तरस नहीं आता था। वह जिस दिन से इस घर में आई थी उसी दिन से अपने दूसरे पति की होकर रह गई थी। शायद वह भूल गई थी कि वह यहाँ अपने एक बेटे को भी लेकर आई है। मेरे सौतेले पिता किशन जी की 10 साल की बेटी शगुन थी और एक 14 साल का बेटा अभिषेक था। उन दोनों को मैं एक आँख नहीं भाता था। ये दोनों मुझे तंग करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते थे। किशन जी ने कभी मुझे अपना बेटा स्वीकार नहीं किया था। उन्हें मेरी माँ के रूप में पत्नी तो मिल गई थी, लेकिन मुझे अपने बाबूजी के मरने के बाद दोबारा से पिता का प्यार नसीब नहीं हो सका। उन्होंने मुझे इस घर में अपना नौकर समझकर एक्सेप्ट कर लिया था और अब घर के सारे ही काम वह मुझसे करवाया करते थे। और मेरी माँ भी हमेशा इस समय खामोश रही थी। उन्होंने कभी अपने बेटे की तरफदारी नहीं की थी
अगर मुझसे कभी किसी काम में कोई गलती हो जाती तो मेरे सौतेले पिता और उनके दोनों बच्चे मुझको डांटा करते थे। कभी उन्होंने अपने पति से ये नहीं कहा था कि तुम मेरे बेटे को हमेशा डांटते क्यों रहते हो। मैंने जब शुरू में अपने सौतेले पिता का बुरा बर्ताव अपने साथ देखा तो अपनी माँ से कहा, माँ मुझे यहाँ नहीं रहना। यह आदमी मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करता, मुझे प्यार की नज़र से नहीं देखता। माँ ने कहा, बेटा वह तेरे पिता हैं, अगर तुझे कभी डांटते हैं तो तेरे फायदे के लिए ही डांटते हैं। तू गलती मत किया कर तो वह तुझे डांटेंगे भी नहीं। मुझे अपनी माँ की यह बात बहुत बुरी लगी है। कभी मेरे बाबूजी ने तो मुझ पर हाथ ही नहीं उठाया था और यह आदमी दिन रात मुझे डांटता रहता था। बार बार मुझसे बाजार से कोई ना कोई सामान मंगवाता रहता था। अगर मुझे कोई सामान लाने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो मुझ पर हाथ तक उठा लिया करता था। घर में झाड़ू बर्तन भी यह मुझसे ही करवाया जाता था। मेरे दोनों सौतेले भाई बहन भी अपने सारे काम मुझसे ही करवाया करते थे। अपना सारा होमवर्क और खाने पीने का सारा सामान भी बाजार से मुझसे ही मंगवाया करते थे। मुझे 1 मिनट को भी आराम नहीं मिलता था। आज जब उन्होंने खाने को ज़मीन पर फेंका तो वह मेरा मजाक बना रहे थे और कहने लगे, खाना ज़मीन पर गिर गया है, अगर इतनी ही भूख लगी है तो ज़मीन से उठाकर खा लो। बहुत देर तक मैं खामोश रहा। जब वह बार बार मेरा मजाक बनाते रहे तो मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, मेरा भाग्य मेरा ऊपर वाले ने लिखा है। मेरे बाबूजी हमेशा मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया करते थे। कहते थे कि तुम दीपक हो और हमेशा जगमगाते रहो। क्या हुआ जो अगर आज मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है तो एक दिन मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी रोशनी भी आएगी। मुझे उम्मीद है अपने बाबूजी के दिए गए आशीर्वाद पर मैं एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा और फिर मुझे आपकी इस लानत भरी रोटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक शायद यही सब थे जो मैंने उसी समय सीखा और मुझे नहीं पता था कि यह शब्द मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रखने वाले हैं। मेरे सौतेले पिता बहुत चालाक आदमी थे और शायद इसीलिए उन्होंने मेरी माँ को अपनी बातों में पूरी तरह से काबू करके रखा था। तभी तो वह मेरी तरफ से उनको कुछ भी नहीं बोलती थी। हमेशा मेरे सौतेले पिता ने मुझसे कहा, मुझे तो तुम्हारी मौजूदगी इस घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मेरा खून नहीं हो तुम, अपने पिता के साथ क्यों नहीं मर गए। माँ के सामने उनका तसल्ली देने के लिए कभी कभी वह मुझे मीठे बोल बोल दिया करते थे, लेकिन उनके पीछे हमेशा मेरे साथ नफरत ही जाहिर किया करते थे और मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर लिया करता था। जब मेरे बाबूजी जिंदा थे तब मैं शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन जब से मेरी माँ ने इस इंसान से शादी कर ली तब से यहाँ मुझे पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। मेरे सौतेले पिता का कहना था कि तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे घर के हमेशा नौकर बनकर रहना। तुम्हें यहाँ 2 वक्त की रोटी मिल रही है, रहने के लिए घर मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, यही बहुत है। तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा तुम्हारे पहले पिता ने उठा लिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। अब मैं इस घर का नौकर बन चुका था जो सुबह से लेकर शाम तक सबकी गुलामी किया करता था और फिर सबकी गालियाँ भी सुनता था। सामान लाने में देर क्यों कर दी, मेरी टांगें ठीक से क्यों नहीं दबाई, तुम निखट्टू हो, बेकार हो। मेरी माँ ये सब कुछ देखकर भी अनजान बन जाया करती थी। मैं कहता था, माँ मुझसे इस घर में बहुत काम करवाया जाता है, तो वह कहती थी कि बेटा यह घर तुम्हारा ही तो है, इस घर में रहना है तो इन लोगों का काम तो करना ही पड़ेगा। मेरी माँ तो इस घर की मालकिन बन गई थी कि इस घर में उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, लेकिन मुझे हमेशा पराया ही समझा गया। अगर मेरी माँ को कभी कभी मुझ पर तरस भी आ जाता तो अब भी कभी भी किशन जी के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। लेकिन आज जब उन्होंने मेरा खाना ज़मीन पर फेंक दिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कब तक यह सब कुछ बर्दाश्त करता रहूँगा। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो जीने का हक है। मैं जिनके आगे सिर्फ अपनी माँ की खातिर झुकता था, सोचता था कि मेरी माँ इस घर में खुश है। मैं जब भी अपने सौतेले पिता से या उनके बच्चों से कुछ खाने के लिए मांगता तो माँ मुझे डांट दिया करती थी, मुझसे नाराज़ हो जाती थी और कहती थी
अगर तुम्हें अपनी माँ को सुकून से इस घर में देखना है तो इन लोगों की बातों को बर्दाश्त करना होगा। गलती हर बार तुम्हारी ही होती है। तुम्हें मेरे पति का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें इस घर में जगह दी है, वरना आज तो कोई गैरों के लिए भी कुछ नहीं करता। माँ एक दिन गुस्सा करते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि तुमने उसका काम ठीक से क्यों नहीं किया। अभिषेक का जल्दबाजी में तुमने उसका असाइनमेंट खराब कर दिया। बेटा तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि घर में रहना होगा तो इन लोगों की बात माननी होगी, उनके काम करने होंगे, वरना यह लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे और शायद तुम्हारे साथ साथ मुझे भी निकाल दे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम यहाँ से भले ही चले जाओ, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैंने अपनी माँ के वो शब्द सुनकर बेबसी से उनको देखा। मुझे अपनी माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाबूजी के मरने के बाद माँ इतनी बदल गई थी कि उन्हें अपना सगा बेटा भी दिखाई नहीं देता था। मैंने माँ से अभिषेक की शिकायत करनी चाही तो उन्होंने उल्टा मुझे ही रोक दिया। मुझसे कहने लगी, अब मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहती। माँ के शब्द हमेशा मेरे लिए सख्त होते थे। वह आने के बाद बहुत बदल गई थी। मैं खामोश हो जाता था। मैं किसी के सामने तो नहीं रोता था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उस समय मैं अकेले अकेले रोया करता था। इसकी वजह से मेरे बचपन पर बहुत बुरा असर पड़ा था। किशन जी ने कह दिया था कि आज स्कूल नहीं जाएगा, इसे हम यहाँ पर अपने घर पर नौकर बनाकर रखेंगे। मैंने कहा, माँ लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन माँ ने मुझे इशारा देकर खामोश करवा दिया कि अपने पिता के आगे कुछ मत बोलो। मेरी माँ ने तो मुझे खामोश करवा दिया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके इस फैसले की वजह से उनके बेटे का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। मेरा दिन सुबह सवेरे शुरू होता और इन लोगों के सारे काम करने में ही ख़त्म हो जाता था। मुझे अपने लिए एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मुझे इस घर में प्यार करने वाला कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि मेरी सगी माँ भी नहीं। मैं तो इस घर में अपनी मर्जी के मुताबिक खाना भी नहीं खा सकता था। मुझे अच्छी तरह से याद था, जब मेरा जन्मदिन होता था तो बाबूजी माँ से कहकर मेरी पसंद का खाना बनवाते थे। मुझे चावल की खीर बहुत पसंद थी। मेरी माँ पसंद का खाना बनाने के साथ साथ मेरे लिए चावल की खीर भी बनाया करती थी। लेकिन इस घर में आने के बाद तो वह मेरा जन्मदिन भी भूल गई थी। मुझे अपना जन्मदिन अच्छे से याद था। मैंने माँ से कहा कि वह मेरे लिए चावल की खीर बनाओ ना, आज तो मेरा जन्मदिन है। किशन जी ने यह बात मुझे अपनी माँ से कहते हुए सुन लिया। उन्होंने कहा, हमारे घर फालतू का राशन नहीं आता जो तुम पर बर्बाद किया जाए। उन्होंने माँ से कहा, रीना देखो, तुम्हारे बेटे का यहाँ पहले ही बहुत ख्याल रखा जाता है, इससे कहो कि इससे ज़्यादा की फरमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आया था। उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, बल्कि अपने पति की बात मान ली, इसलिए वो खामोश खड़ी रही थी। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। एक दिन माँ ने कहा कि वह अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहती है। मैंने माँ से कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन माँ ने मुझे छोड़कर शगुन को अपने साथ लेकर चली गई और मैं घर में इधर उधर काम करने में लगा हुआ था। मैं अपनी माँ की आंखों में देख चुका था, जहाँ पर मेरे लिए बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं रही थी। वह मुझे साथ लेकर नहीं गई तो क्या हुआ, जाते हुए मुझे तसल्ली तो दे सकती थी। मैंने फिर भी अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ किया और सोचा कि अगर मेरे बाबूजी जिंदा होते तो आज मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। माँ तो अपनी सौतेली बेटी के साथ घर से चली गई थी। उससे थोड़ी ही देर बाद जब किशन जी घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने माँ को आवाज़ लगाई। जब मैंने उनको बताया कि माँ घर में नहीं है, शगुन के साथ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है, पहले तो किशन जी काफ़ी देर तक कुछ सोच विचार करते रहे। उनके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गई। फिर इतने में अभिषेक भी स्कूल से आ गया। उसने अपना बैग फेंक कर मेरे मुंह पर मारा और कहने लगा, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं जल्दी से उसके लिए पानी ले आया, लेकिन पानी ठंडा नहीं था। उसने गुस्से से गिलास जमीन पर दे मारा और कहने लगा, तुमसे कोई काम ढंग से होता नहीं है। यह सब कुछ किशन जी बैठे हुए देख रहे थे। अब वो चिल्लाने लगे। जोर जोर से उसने चिल्लाते चिल्लाते मुझे गाली भी दी, साथ ही मेरे बाबूजी को भी गाली दी। जब उसने मेरे बाबूजी को गाली दी तो मेरा खून खौल उठा। मैंने अपने हाथ में पकड़ी ट्रे उसके सर पर जोर से दे मारी।
मुझे ऐसा करते देख किशन जी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तू अभी इस वक्त मेरे घर से निकल जाए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। उनके कहे शब्द के अनुसार मेरे होश उड़ गए। मैं कहाँ जाऊँगा। मैं उनसे माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरी किसी रिक्वेस्ट का उन पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती मुझे घर से निकाल दिया और कहा, आइंदा यहाँ वापस मत आना। तुम्हारी माँ को हम बता देंगे कि तुम घर से भाग गए हो। उन्होंने मेरे कमरे में जाकर मेरे थोड़े से कपड़े मुझे दे दिए थे और कहा था कि जाओ यहाँ से, अब मत आना। यहाँ अगर तुम वापस आए तो मेरे बेटे पर जानलेवा हमला करने के आरोप में मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया गया था और मैं बाहर खड़ा रहा। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ। इधर उधर चलते चलते मुझे रात हो गई थी। घर के दरवाजे पर जो आखिरी ठोकर मुझे लगी थी वह मेरे दिल पर गहरी हो चुकी थी। मैं कहाँ जाऊँ, ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैं सुनसान गली में दुबक कर बैठ गया। आंखों में आंसू थे और पेट में बहुत तेज भूख लगी हुई थी, लेकिन जिस जगह पर बैठा हुआ था वहाँ कुत्ते आ गए और मेरे पास आकर जोर जोर से भौंकने लगे। मैं उनसे डरकर तेजी से भागने लगा। कुत्ते मुझे सुनसान सड़क पर देखकर मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे काट न ले। वह 2 कुत्ते थे। उसके बाद मैं तेजी से सड़क पर भाग रहा था कुत्तों से बचने के लिए, जब मैं अचानक सामने से सड़क पर आई एक बड़ी सी गाड़ी से टकरा गया। यह तो अच्छा हुआ कि गाड़ी रुक गई थी और मैं पूरा ज़मीन पर नहीं गिरा। मेरे पीछे कुत्ते थे। जल्दी से गाड़ी में से एक बड़ी उम्र का आदमी निकला। उसने कुत्तों को भगाया। मैं सहम कर उस आदमी की तरफ खड़ा हुआ था। मैंने देखा वह आदमी बड़ी सी गाड़ी में आया था। उसने सूट बूट पहना हुआ था, रंग गोरा, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटा तुम इस सुनसान सड़क पर यहाँ क्या कर रहे हो। या तो अच्छा हुआ कि मैं मौके पर आ गया, वरना कुत्ते तुम्हें काट लेते। मैं उनकी बात पर पूरी तरह से खामोश रहा। मुझे डरा सहमा देखकर समझ गए थे कि मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा, तुम अकेले हो। मैंने कहा, जी मेरे साथ कोई नहीं है। मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। फिर वह मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर बड़े से घर के अंदर लेकर आ गए थे। उन्होंने कहा, आओ बेटा, ये घर मेरा है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। मैं गाड़ी से उतर गया था। उन्होंने कहा, चलो घर के अंदर। मैं नहीं जानता था कि यह फैसला सही है या गलत। मैं उनके साथ उनके घर के अंदर आ गया। अंकल जी, आपका घर तो बहुत बड़ा है। ये घर मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उन्होंने कहा, बेटा तुम यहाँ पर महफूज हो, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितने समय बाद किसी ने मुझे अपना बेटा कहकर पुकारा था। मुझे अपने बाबूजी याद आ गए थे। ना जाने क्यों उस आदमी में मुझे अपने बाबूजी नजर आने लगे थे। उन्होंने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया और एक कमरे में सोने के लिए भेज दिया था। अगले दिन उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछने लगे। मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में होने वाले एक पल के बारे में बता दिया था। अभी बताया था कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा, तुम सच में आगे पढ़ना चाहते हो। मैंने गौर से उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवा दूंगा। उनकी बात पर मुझे ऐसा लगा जैसे शायद ज़िंदगी मुझे दोबारा से मौका दे रही है। उन्होंने कहा, बेटा अगर किस्मत में तुम्हें मुझ तक पहुँचाया है तो मैं भी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर मेरे दिल में एक रोशनी जाग गई थी। मैंने कहा, जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे अब नहीं रुकना है। उन्होंने मुझे इस घर में जगह दे दी थी और मुझे ही नहीं बल्कि उन गरीब बच्चों को भी जगह दी थी जिनका दुनिया में कोई नहीं था, जिनको वह अपनी जिम्मेदारी पर शिक्षा दिलवा रहे थे। अमन जी एक अच्छे इंसान थे। उनका परिवार एक हादसे में मर गया था। तभी से उन्होंने ऐसे लोगों को अपने घर में जगह देकर अपना परिवार बनाया था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं दिन रात मेहनत करने लगा। क्लास में सबसे आगे रहने की कोशिश करता था। मुझे खुद को और दुनिया को
साबित करना था कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। लेकिन किस्मत के खेल अभी ख़त्म नहीं हुए थे। अमन जी के घर में एक लड़का रहता था, अयांश। उसको उन्होंने अपना बेटा बना रखा था। अयांश एक मतलबी और घमंडी इंसान था। वह चाहता था कि अमन जी की सारी जायदाद उसके कब्जे में रहे। उसने मेरा इस घर में रहना दुश्वार कर दिया था। मुझे हर तरह से तंग किया करता था। हालांकि बाकी बच्चे मेरे साथ अच्छे से पेश आते थे, अयांश ने मुझे नफरत करना शुरू कर दिया था। एक दिन अयांश ने अचानक मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। उसने अमन जी को बताया कि उसके कमरे में पैसे रखे थे और वह पैसे मैंने चुरा लिए हैं। ये सब सुनकर अमन जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इस बात को सही साबित करने के लिए उसने मेरे सामान में से कुछ पैसे निकाल कर दिखा दिया। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं अमन जी की नज़रों में गिर जाऊंगा। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे यह भी बचा लिया था कि जो पैसे अयांश ने अमन जी को निकाल कर दिखाए, वह पैसे एक लिफाफे में थे। और अमन जी ने कहा, अयांश, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह पैसे तो मैं खुद तुम्हारे कमरे में रख कर आया था थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि यह लिफाफा मैंने ही तुम्हारे कमरे के टेबल पर रख दिया था। और तुम उल्टा मयंक पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुमने खुद कमरे से पैसे गायब किए हैं और इल्ज़ाम तुम मयंक पर लगा रहे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैंने तुम्हें बिना बताए लिफाफा तुम्हारे कमरे में रखा था, फिर तुम इन पैसों को अपना कैसे बता रहे हो? मुझे शर्म आती है तुम पर। अमन जी की यह बातें सुनकर अयांश ने अपनी नज़रें झुका ली और वह अमन जी से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी जगह यहाँ कोई और ले। मुझे लगा कि आप इस लड़के से ज़्यादा ही मोहब्बत कर रहे हैं, शायद इसे मेरी जगह देना चाहते हैं। अमन जी गुस्सा करते हुए यह कहने लगे, यहाँ हर बच्चे के लिए मेरे दिल में एक अपनी अलग जगह है। यहाँ कोई किसी की जगह नहीं ले रहा है। याद रखो कि जिस तरह यहाँ मयंक आया है, उसी तरह एक दिन मैं तुम्हें भी यहाँ पर लेकर आया था। तो फिर तुम यह हरकत कैसे कर सकते हो? अयांश बार बार अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। मुझसे और अमन जी दोनों से मैंने उसे खुशी खुशी माफ़ कर दिया। अमन जी अपने कमरे में आ गए थे और उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने अयांश की तरफ से मुझसे माफ़ी मांगी थी। उनका कहना था, बेटा, कुछ लोग तुम्हें इस तरह से गिराएंगे और इसी तरह से उठाएंगे। तुम्हें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। तुम्हें कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलना है। उनके शब्दों से मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। मैंने उनसे वादा किया कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा। फिर वह दिन भी आ गया था। मुझे जिस दिन का बेचैनी से इंतज़ार था कि कई साल इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरा 12th कंप्लीट हो चुका था। मैंने अमन अंकल को बताया कि मैं पूरे ज़िले में टॉप किया हूँ। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उनकी खुशी के ठिकाने नहीं थे। वो मुझसे ज़्यादा खुश हो रहे थे, ऐसे जैसे कोई अपनी औलाद के लिए खुश होता है। उस दिन अमन अंकल के एक दोस्त घर आए थे। अमन अंकल ने उनको इसलिए बुलाया था ताकि वह अपनी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवा सके, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे। मेरी काबिलियत देखकर उन्होंने मुझे फ़ौरन ही अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया। यहाँ तक कि उन्होंने स्कॉलरशिप का भी बंदोबस्त करवा लिया था। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी मैंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, कभी तुम्हें अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। अपनी मेहनत को हमेशा इसी तरह जारी रखना, तभी तुम कामयाब बनोगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस दिन मुझे अपने बाबूजी की फिर से याद आई थी। अगर आज वह जिंदा होते तो मुझे इस मुकाम पर देखते तो कितना खुश होते। जिंदगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, तब ऊपर वाला हमारे लिए कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाल देता है। मैंने स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई जारी रखी। यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन था। मेरा मन नर्वस था। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन किस्मत के अपने ही खेल होते हैं। हमारे होनहार कॉलेज टॉपर यहाँ कैसे? यह आवाज़ सुनकर मेरा दिल 1 मिनट के लिए थम गया और मैंने पीछे पलट कर देखा तो सामने अभिषेक खड़ा हुआ था, जो इतने सालों बाद भी मुझे पहचान गया था। ये वही था जो कभी मुझे मेरी औकात याद दिलाता था।
जो अपने पिता के कहने पर मुझसे नफरत करता था। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा कि उस दिन घर से निकल जाने के बाद मगर तुम तो अभी तक जिंदा हो, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में तुम कैसे? मैंने खुद को कंट्रोल किया और कहा कि मैंने अपनी कामयाबी के बलबूते पर यहाँ एडमिशन लिया, तुम्हारी तरह सिफारिश लगाकर नहीं। मैं जानता था कि वह शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा था और अभी भी अच्छा नहीं होगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया यह जानकर। ओहो, जबान भी चलने लगी है। लेकिन याद रखना, जितनी ऊंचाई पर जाओगे वहां से गिरना भी उतना ही दर्दनाक होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा जो जलन से भरी हुई थी। यह जलन सिर्फ मेरा हौसला तोड़ने के लिए ही थी। मैं खामोश था क्योंकि मेरा जवाब मेरी कामयाबी थी। मेरा रिजल्ट के बारे में यूनिवर्सिटी के कुछ लोग जानते थे, इसलिए वह मेरी इज्जत करने लगे। लेकिन अभिषेक हर मौके पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए तैयार रहता था। मेरे कपड़ों पर, मेरे रहन सहन पर कमेंट पास किया करता था, लेकिन मैंने उसे हमेशा इग्नोर किया, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। उस रात मैं अमन अंकल के पास बैठा हुआ था। इन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटा, कुछ लोग तुम्हें फिर ज़मीन पर गिराने की कोशिश करेंगे लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं अभिषेक की बातों को कभी भी अपने रास्ते की रुकावट में नहीं आने दूंगा। यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमें वहाँ नहीं देती जिसकी उम्मीद हम रखते हैं। कभी कभी वह कुछ ऐसा भी सामने ले आती है जो हमें आजमाइश में डाल देता है। मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था कि किसी ने मेरे सामने किताब रखी। उसने कहा, यह शायद तुम्हारे काम आ सके। मैंने सर उठाकर देखा तो एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी हुई थी। नीला सूट, सिंपल सा लुक, आंखों में काजल, गोरा रंग, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। मैंने कहा, थैंक यू, मगर मुझे यह नहीं चाहिए थी। उसने कहा, मैंने देखा कि आप बार बार लाइब्रेरी में यही बुक तलाश कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी हेल्प कर दूं। मैंने उससे बुक ली और थैंक यू कह दिया। वह मेरे सामने बैठ गई और कहने लगी, मेरा नाम अनाया है और तुम मयंक, राइट? मैंने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। यह मेरी और अनाया की पहली मुलाकात थी। शायद मैं इस समय नहीं जानता था कि यह मुलाकात कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक कहानी की शुरुआत थी। वक्त गुजरता गया और यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई और अनाया की दोस्ती बढ़ गई थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी। एक दिन उसने हंसते हुए मुझसे पूछा कि तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? मैंने भी कह दिया कि मुझे ज़िंदगी ने हंसने का ज़्यादा मौका ही नहीं दिया। उसने कहा कि फिर शायद वक्त आ गया है तुम्हें हंसना सिखाया जाए। अनाया की बातों में सच्चाई थी और अपनापन भी, और शायद इसलिए मैंने पहली बार किसी से खुलकर बात करना शुरू किया था। लेकिन एक दिन हकीकत में मुझे धोखा दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अनाया इंगेज है। मेरे हाथ में जो बुक थी वह खबर सुनकर ज़मीन पर गिर गई। मुझे अभी पता चला कि उसका मंगेतर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और बहुत अमीर परिवार का रहने वाला है। ये सुनकर मेरा दिल को बहुत धक्का लगा था, लेकिन मैं तो सिर्फ अनाया को अपनी अच्छी दोस्त समझता था। उसी रात मैं बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। मैंने खुद को समझाया कि अनाया और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मेरी ज़िंदगी में पहले ही इतनी मुश्किल है, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ सकता। लेकिन दिल को समझाना इतना आसान नहीं होता है। मैंने खुद से एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इज्जत, अपनी मोहब्बत और अपने सपनों को किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी तेज़ रफ्तार के साथ बढ़ती जा रही थी, मगर मैं जानता था क्या सुकून ज़्यादा देर कायम नहीं रहने वाला। अनाया के मंगेतर की मौजूदगी ने मेरे लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। वह अमीर पिता का बिगड़ा हुआ बेटा था, खूबसूरत था, घमंडी था। उसके लिए दुनिया में सब कुछ दौलत ही थी, और जिस चीज़ को वह चाहता था उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके ही मानता था। मगर मुझे नहीं पता था कि अनाया का मंगेतर मोहन मेरे वजूद को अपना खतरा समझ रहा है। लेकिन जल्द ही उसका रवैया बदलने लगा। पहले वह मुझे इग्नोर किया करता था, अब गलत कमेंट पास करने लगा था। उसने कहा कि अनाया को तुम्हारी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, वह तुम पर सिर्फ तरस खा रही है। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं एक बेचैनी थी। उसने कहा था कि तुम अगर अनाया पर अपनी नज़र डाल रहे हो तो सोच लेना
कि वह तुम्हारे काबिल नहीं है। कहा तुम और कहा वो। वह मुझ जैसा लड़का डिजर्व करती है। मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, पर फिर भी मुझे अंदर से बेचैनी होने लगी थी। उसने मेरे खिलाफ एक खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। यह यूनिवर्सिटी में खबर फैल गई कि मैंने यूनिवर्सिटी की किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। सारे स्टूडेंट मेरे कैरेक्टर के बारे में बातें कर रहे थे और मुझे कुछ भी पता नहीं था। सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मैंने कभी भी किसी लड़की को गंदी नज़र से देखा ही नहीं था। मेरा कैरेक्टर पूरी तरह से साफ था। एक ऐसा वीडियो था जिसमें दिखाया जा रहा था कि मैं किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह वीडियो पूरी तरह से अलग था। ये खबर जब यूनिवर्सिटी में फैल गई तो सब लोग मेरे कैरेक्टर के बारे में बातें गलत कर रहे थे। सब मेरे खिलाफ हो गए थे, लेकिन मैं अपनी इज्जत को बचाना चाहता था। मैंने देखा था कि मोहन अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। मेरा वीडियो देखकर तो अनाया भी मुझसे दूर हो गई थी। उसने कहा था कि मयंक, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आखिर यह सब क्या है? मैं बताना चाहता था कि यह सब कुछ झूठ है, मगर उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मोहन हर तरफ यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के दिल में मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहा था। यहाँ तक कि उसने सबसे ज़्यादा अनाया के अंदर मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर दी थी। अनाया इस वीडियो पर इतना भरोसा कर रही थी कि उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। उसने मेरी बातों को यकीन नहीं किया था। यहाँ मेरी इज्जत दांव पर लग रही थी। यह वीडियो पूरी तरह से एडिटर था, मगर इतनी होशियारी से कि आप लोग इसमें फ़र्क ही नहीं समझ सकते। मोहन ने सबसे कहा कि मैं नहीं कहता था कि यह गरीब लड़के इसी तरह के होते हैं। अब देख लो, जहाँ लड़की दिखाई नहीं दी उन पर अपनी नीयत टपका दी। यह सोची समझी साजिश थी जो मेरे खिलाफ की गई थी। मैंने फैसला किया है कि मैं खामोश नहीं रहूँगा। मैं इल्ज़ाम गलत साबित करके रहूँगा। अगर मैं खामोश रहा तो झूठ हमेशा सच समझा जाएगा। मैं सीधा यूनिवर्सिटी के डीन के पास गया, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मैंने उनको बताया कि वीडियो झूठी है, यह इल्ज़ाम गलत है और इसको साबित करने के लिए सबूत ला सकता हूँ। मुझे सच्चाई साबित करने के लिए समय दिया गया। मैं आईटी डिपार्टमेंट में वीडियो की जांच की और जल्दी हकीकत सामने आ गई। यह वीडियो एडिट की गई थी और किसी ने जानबूझकर बनाया था। यूनिवर्सिटी के सब लोग हैरान रह गए थे। जो कल तक मुझे बदनाम कर रहे थे, आज शर्मिंदा खड़े थे। सच्चाई सामने आने के बाद मोहन को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। उसके पेरेंट्स तक यह खबर पहुंची तो उन्होंने अपने बेटे को बेइज्जती होने के डर से अब्रॉड भेज दिया। इधर अनाया मुझसे बात करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उस दिन के बाद मैंने उससे कभी बात नहीं की और फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। इस हादसे के बाद मैं जान गया था कि मेरे रास्ते बहुत से कांटे आएंगे। मोहन के चले जाने के बाद अनाया कुछ दिनों तक खामोश रही। फिर एक दिन उसने यूनिवर्सिटी के गार्डन में मुझसे मुलाकात की और कहने लगी, मयंक, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा, बताओ, क्या कहना? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा कि तुमने सोचा है कि हम दोनों। रुक गई। शायद वह बोलने के लिए कुछ शब्द ढूंढ रही थी। मेरा मतलब है, आई लाइक यू। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ ज़िंदगी गुजारें। मेरा दिल एक मिनट के लिए खामोश हो गया था, लेकिन फिर मैंने खुद पर कंट्रोल पा लिया। मैंने कहा, अनाया, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा, क्यों? मोहन तो हमारी ज़िंदगी से जा चुका है। तुम्हें अब किसी का डर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, अनाया, यह डर की बात नहीं है। यह मेरी ज़िंदगी है और मेरे सपने और मेरी इज्जत की बात है। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है और मैं अब नहीं चाहता कि मेरी पहचान किसी के साए में छुप कर रहे। मुझे किसी काबिल बनना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। अनाया ने गौर से मेरी तरफ देखा। उसने कहा, क्या मतलब? क्या मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे दिल में? मैंने कहा, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत और मेरे सपने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी, लेकिन मैंने अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। यूनिवर्सिटी कंप्लीट होते ही मैंने नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया और अपनी मेहनत के बलबूते सेलेक्ट भी हो गया। अमन जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिर यह सब कुछ उनकी वजह से तो मुमकिन हुआ था, वरना मैं तो दर दर की ठोकरें खा रहा होता। आज उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, बेटा, आज तुमने कर दिखाया कि सच्चाई, सब्र और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैंने उनके हाथ चूमे और कहा, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। नौकरी का पहला दिन
मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। मैंने जिस दुनिया के बारे में हमेशा सोचा था, अब मैं उसका हिस्सा बन चुका था। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अभी मुझे बहुत आगे जाना है। मैं एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था इस वक्त और वहाँ सब कुछ हासिल कर चुका था जिसकी मुझे तमन्ना थी। मैं अपने काम में बिजी था जब एक दिन अमन जी ने मुझे ऐसी खबर दी जिससे मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल डर गया था। उन्होंने बताया कि तुम्हारा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो मैं जैसे शॉक्ड रह गया था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ बीमार हो चुकी है। उसको एक ऐसी बीमारी लग गई है जिसकी वजह से तुम्हारे पिता उसका इलाज करवाते करवाते अपना सब कुछ खो बैठे हैं। उनको भी उनके कारोबार में नुकसान हो गया है और वह लोग सड़क पर आ गए हैं। ये खबर मेरे लिए बहुत अजीब थी। मैं नहीं जानता था कि इस बात पर खुशी मनाऊं या अफसोस करूं। कुछ दिन बाद मैंने सुना कि किशन जी मेरी माँ और उनके बच्चे किराए के घर में रह रहे हैं। किस्मत ने उनसे मेरा बदला ले लिया था। मैं खामोश रहा। मैं जानता था कि उस समय मेरे दिल में उन लोगों के लिए रहम नहीं था, लेकिन क्या सच में मुझे उन पर खुश होना चाहिए? एक दिन ऑफिस से वापस आने के बाद मैंने किसी को अपने सामने देखा, अभिषेक और शगुन। उनकी आवाज़ में अजीब शर्मिंदगी थी। उन्होंने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सख्ती से पूछा। अभिषेक ने कहा, हम तुमसे कुछ कहने के लिए आए हैं। मैंने कहा, अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। ये कहकर मैं आगे बढ़ने लगा तो शगुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, भैया एक बार हमारी बात तो सुन लो। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी तब तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग तो खामोशी से मेरा तमाशा देख रहे थे ना। मेरी बात पर वह दोनों खामोश हो गए। हम तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं और तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। पापा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन तुम्हारी माँ की जान तुम पर अटकी हुई है। एक बार हमारे साथ अपने घर पर चलो, शायद वहाँ सुकून से मर सके। उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। पापा ने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हो सकती। पापा ने हमें यहाँ भेजा है, लेकिन हम उनसे ज़्यादा तुम्हारी माँ के लिए यहाँ आए हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ सुकून से मर सके तो प्लीज़ एक बार अपनी माँ से मिल लो। मैंने गुस्से में कहा, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है। तुम लोग कभी मेरा परिवार नहीं बने और मेरी माँ ने तुमको अपना परिवार बनाया। मैं अकेला हूँ और मैं अकेले खुश हूँ। यहाँ से चले जाओ। अभिषेक फिर भी मेरे रास्ते में खड़ा रहा, हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं जानता हूँ मयंक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मगर आज मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। मेरा सारा घमंड चूर चूर हो गया। प्लीज़ मयंक। मैंने उन लोगों की एक बात न सुनी और मैं खामोशी से वहाँ से वापस आ गया। मगर घर आकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। भले ही मेरी माँ ने मेरी कदर नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे जन्म तो दिया था। वह मेरी माँ थी। मुझे उनकी फिक्र हो रही थी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि ऊपर वाला उनको ठीक कर दे। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया, मैंने देखा किशन जी वहाँ अभिषेक के साथ खड़े हुए थे। मैंने उनको इग्नोर किया और अपने केबिन में चला गया था। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद नौकर आए। उसने कहा, साहब आपसे कोई मिलने के लिए आया है। कौन है? उन्होंने कहा कि एक आदमी और एक लड़का है। उन्होंने कहा कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं समझ गया था। मैंने कहा, ठीक है, उनको मेरे केबिन में भेज दो। जब वो मेरे केबिन में आए, मेरे सौतेले पिता के चेहरे पर वह घमंड नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। आज उनके चेहरे पर परेशानी थी। आज उनके चेहरे को देखकर लगता था कि मुश्किल भरे हालात से गुजर रहे हैं। वह दोनों बाप बेटे मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए थे। किशन जी ने हाथ जोड़े कहने लगे, बेटा बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं हम। मेरा सारा कारोबार ठप हो चुका है। अभिषेक को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि वह किसी भी काबिल नहीं है। तुम इसे यहाँ नौकरी पर रखवा दो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सुना है कि तुम यहाँ के मैनेजर हो और इंटरव्यू भी तुम ही लेते हो। मैंने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, कौन सा बेटा? किसका बेटा? मैं किसी का बेटा नहीं हूँ। आपका बेटा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिर आपने किस हक से मुझे अपना बेटा कहा? उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा, बेटा मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीदों से आया हूँ। उधर तुम्हारी माँ बहुत बहुत परेशान है, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। और इधर ये कहकर वह जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा, हमें एहसास हो गया है कि हम गलत हैं बेटा। मैंने कहा, अब आप क्या चाहते हो?
उन्होंने कहा, बस तुम हमें माफ़ कर दो और अभिषेक को नौकरी दिलवा दो ताकि कुछ पैसे आ जाए। हमारे पास खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। ये वही लोग हैं जो कभी मेरी बेइज्जती किया करते थे, मेरी ज़िंदगी नरक बना दी थी इन लोगों ने, और आज आज उनकी दुनिया बिखर चुकी थी। मैं उन्हें माफ़ कर सकता था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसे भूल नहीं सकता। ठीक है, मैंने आपको माफ़ कर दिया, मगर याद रखिए कि वक्त सबका आता है। जब आपको हक हासिल था तब आपने जुल्म किया। आज जब मैं ताकतवर हूँ तो मैं आपको वही दर्द लौटाने के बजाय एक मौका दे रहा हूँ। इसलिए नहीं कि आप इसके लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मेरे सौतेले पिता की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपनी कंपनी में अभिषेक को नौकरी दिलवा दी थी। यह बात पूरे ऑफिस में खुल गई थी कि अभिषेक और उसके पिता ने मेरे साथ क्या किया। सब लोग उन दोनों के बारे में बातें बना रहे थे, मगर मैंने इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की। सब लोग मेरी इज्जत करने लगे। इस ऑफिस में मेरी इज्जत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। कई लोग कहने लगे कि ये लड़का चाहता तो अपना बदला भी ले सकता था, लेकिन इसने अपना दिल बड़ा किया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी से उनके जैसा ही बदला ले लें तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ऊपर वाले ने उनको उनके किए की सज़ा दी, तो फिर मैं कौन होता हूँ दोबारा उनको सज़ा देने वाला। उन पर रहम करने से मेरी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई, और मैं अपने लिए इज्जत ही तो कमाना चाहता था। एक दिन अभिषेक फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि माँ को याद आ रही है आपकी। चलो ना भैया, मैंने अपना यहाँ भी दिल बड़ा किया। अब मैं अपनी माँ से मिलने के लिए उनके घर चला गया। कई साल बाद मैं इस घर में आया था। इस घर को देखकर मुझ पर होने वाले एक एक अत्याचार मुझे याद आने लगे थे, और जब मेरी नज़र अपनी माँ पर गई तो फौरन ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उनके गले से लगकर फूट फूट कर रो, लेकिन मेरी माँ इस काबिल नहीं रही थी। मैंने उनको माफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे देखकर वह अपने हाथ जोड़ रही थी। मैंने उनसे कहा, मैंने आपको माफ़ कर दिया माँ, मैं पहले भी आपका बेटा था, मैं आज भी आपका बेटा हूँ। आप शायद अपने बेटे को भूल गई थी, लेकिन अभी भी आपका दर्जा और आपका हक ज़्यादा बड़ा है। मैंने इतना कहा कि मेरी माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली, और फिर सुकून से माँ मौत की गोद में सर रखकर सो गई थी। मुझे अपनी माँ की मौत पर अफसोस हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ था जितना मुझे जब हुआ करता था, जब मैं इस घर में रहता था और मैं अपनी माँ को बदलते हुए देखा करता था। मेरी माँ का अंतिम संस्कार हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया, क्योंकि मेरे खिलाफ रहने वाले लोगों का अंजाम मैंने अपनी आंखों से देखा था। कुछ समय इसी तरह से गुजर गया, जब एक दिन मेरा सामना अपने ऑफिस में अनायास से हुआ, जो पूरे 1 साल बाद भी मेरी मोहब्बत का इंतज़ार कर रही थी। उसने दोबारा से मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहने लगी, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी दुनिया में नहीं देखा। तुम मुझे मेरी मोहब्बत दे दो ना। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं देती? तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमसे ही शादी करूँगी। तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी। वह मुझसे शादी करने के लिए पीछे पड़ गई थी, और अब मैं कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। मैंने अपना बिजनेस अलग से सेट कर लिया था। मैं खुद एक कामयाब और काबिल इंसान बनने के बाद अपना रिश्ता अनाया के घर लेकर गया। उसके पिता बहुत खुश हुए थे, और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। इस तरह से मेरी इज्जत से अनाया के साथ शादी हो गई। मुझे मेरी मोहब्बत भी मिल गई, और मेरे साथ इस दुनिया में जो जो जुल्म हुआ उसका सबसे बदला भी मिल गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।